पॉइंट कहेंगे। तो आप लोग मुझे अच्छी तरह जानते हैं। मैं आज मेरा यहाँ 5वां दिन है NIT में, और आप लोग इतने अच्छे लोगों के 5 दिन के अंदर आप लोगों ने मुझे परेशान नहीं किया एक बार भी। जबकि आते जाते मैं सुनता हूँ, मैं जब कार से निकल के जाते हैं तो आते जाते मैं सुनता हूँ वो बच्चे बड़े होते साइड में उनको देख के देखो अच्छी बनना है, देखो अच्छी बनना है, देखो जाते तो पता है लोगों को कि अच्छी बनना है NIT में है, लेकिन फिर भी इतने शरीफ बच्चे हैं, इतने शरीफ बच्चे हैं, क्यों हमें परेशान नहीं करते। मुझे उम्मीद है कि इस सेशन के खत्म होने के बाद आप लोग मुझे परेशान करोगे। ये कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स के कारण से हो रहा है। आज बहुत जगह पे जहाँ की बिल्कुल अननोन फेसेस होते हैं मेरे लिए, लेकिन वो मुझे पहचानते हैं और हम मेरे पास आकर के मुझसे बातें करते हैं। एयरपोर्ट पर होती है, कहीं पर भी हो जाती है, रेलवे स्टेशन पर भी हो जाती है, कहीं पर भी हो जाती है। आपने भी सबने पढ़ी होगी, और कुछ लोग होते हैं जो मेरी किताब पढ़ने के बाद कैसे कैसे रिएक्शन देते हैं, खास तौर पर किस्सा सुनाते हैं। मेरे को बैंगलोर में बुलाया गया था, एक 2 दिन का कुछ कॉन्फ्रेंस चल रहा था ऑन इंडियन नॉलेज सिस्टम, तो उसके लिए मुझे बुलाया गया। तो वहाँ जो मैनेजमेंट में स्टूडेंट्स थे, नॉन स्टूडेंट्स एक्चुअली, जो भी सीनियर लोग थे, उनमें से जिसको जिम्मा दिया गया है कि वो गेस्ट को रिसीव करके और लेकर के आएंगे और बैच तक लेकर के जाएंगे, तो वो थी उसमें आस्था भारद्वाज नाम के उसकी भी अपनी बहुत अच्छी लंबी कहानी है। तो जब कार से मैं उतरा हूँ वहाँ पे उनके कैंपस में, तो she was there to receive me with some more people, 6-7 लोग और के साथ। तो उसने मुझे रिसीव किया और वहां से हॉल तक पहुंचाने के रास्ते में ही उसने बोला कि जब मैं पढ़ाई करती थी +2 के अंदर में और इसके लिए मेडिकल के लिए मैं पढ़ती थी, तैयारी करती थी, तो आपकी किताबें मैंने पढ़ी और बहुत फ्रैंकली इन द वेरी फर्स्ट मीटिंग वो कहती है, उस समय मैं सोचती थी ये कौन अच्छी बर्बाद है, ये मेरे सामने आ रहा है तो मैं उसको बुरी मान। पूछा इसीलिए तो नहीं कहीं पर इनवाइट किया है, ये कोई कॉन्स्पिरेसी तो नहीं है, मेरे को इसीलिए तो नहीं है। लेकिन आस्था में इतना ख्याल रखा है, इतना ख्याल रखा है। वहाँ 2 दिन का कॉन्फ्रेंस था, वहाँ 3 दिन का बहुत ख्याल, और तब उसकी जो कहानी जो उसने अपनी स्टोरी बताई तो वो रियली इंस्पायरिंग, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ये पटना की रहने वाली, मैं भी पटना है, और इसने अपने +2 के समय पे ये डिक्लेयर किया था कि इसको मेडिकल और इंजीनियरिंग नहीं करनी, इसको कुछ और करना। लेकिन इसकी फैमिली वाले ने इसको जबरदस्ती नहीं मेडिकल ही करना है, और उसने बोला नहीं मुझे मेडिकल नहीं करना है, नहीं करना तो यही करो, लेकिन इन दो को छोड़ के कुछ नहीं करना है, करना यही करो। ये आजकल एक बहुत बड़ा मिथ है कि जेईई और नीट छोड़कर हिंदुस्तान के अंदर में या दुनिया के अंदर में और कुछ करने को है। और कल भी कई तान हुआ और जिस कदर नीट का क्रेज मैंने पिछले 4-5 दिनों में देखा है, उसके पहले भी जब कश्मीर आया हूँ, बाकी के हिंदुस्तान में भी जितने स्टूडेंट्स होते हैं यहाँ पे कश्मीर में, तो खास करके नीट वाले बहुत ज्यादा होते हैं, जेईई वाले बहुत कम होते हैं, लेकिन बाहर जाए हम अपने यूपी में, बिहार में, तो नीट वाले भी काफी सारे होते हैं, जेईई वाले भी काफी सारे। तो मैं कभी कभी सोचता हूँ क्या हमारे देश में बीमारियां इतना ज्यादा फैली हुई है, लोग बीमार रहते हैं क्या हमारे देश में? इतने सारे डॉक्टर डॉक्टर डॉक्टर, इतने सारे डॉक्टर उनकी जांच करते हैं, तो इतनी बड़ी तादाद के अंदर में नहीं, तो मैं आज तक बात कर रहा था आपसे, तो उसने फाइनली
अपने घर के प्रेशर IIT जेईई और नीट दोनों के एग्जाम, उसने दोनों के एग्जाम थे और दोनों उसने क्वालिफाई किया। जेईई के स्कोर से उसको एक कोई IIT मिल रही थी और NIT तो मिल ही रही थी। एडवांस के स्कोर से उसको IIT नहीं मिल रही और NIT तो खैर मिली ही पड़ी। और मेडिकल के स्कोर से उसको इंदिरा गांधी हॉस्पिटल है पटना के अंदर में और उसका मेडिकल कॉलेज है, उसके अंदर में अच्छा कॉलेज है, काफी प्रेस्टीजियस कॉलेज है वो, उसके अंदर में उसको मेडिकल में भी एडमिशन मिल रहा है। तो उसके टेम्परामेंट देख वो उसने उसको दोनों नहीं करना, लेकिन उसकी कैपेबिलिटीज देख, उसकी गट्स देखो, उसने दोनों में एग्जाम दिया और दोनों में क्वालिफाई किया, अच्छा क्वालिफाई। फिर घर वालों ने फिर से फोर्स किया कि जेईई छोड़ो मेडिकल में, तो उसने मेडिकल में एडमिशन लिया। 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, वहां भी ठीक ठाक अच्छे स्कोर किए, लेकिन इसके मन में पहले दिन से था कि ये मेरा काम नहीं, ये डॉक्टर बनना या इंजीनियर बनना मेरा काम नहीं। और 2 साल के बाद वो थोड़ा बोल्डनेस भी बढ़ जाता है ना, आपने नीट क्वालिफाई किया, फिर आपने एडमिशन लिया MBBS के अंदर में, फर्स्ट ईयर हो गया, सेकेंड हो गया, तो फैमिली से जितना पहले उनके अनुसार चलना पड़ता था, बच्चा बिल्ड हो गया थोड़ा ज्यादा, तो थोड़ा ज्यादा जैसे स्ट्रेस उसने डिक्लेयर किया मैं MBBS छोड़ रही हूँ, मैं इसको नहीं कर रही हूँ। 2 साल का तीसरे साल में उसने कॉलेज छोड़ दिया और कॉलेज छोड़ करके JNU चली गई। 3 महीने उसने JNU में ऐसे ही बिताए, टू लर्न थिंग्स, जस्ट टू वॉच थिंग्स। तो कोई उसकी फ्रेंड को यहाँ JNU में एडमिट थी, उसका बेटी को, तो उसके साथ में 3 महीने रहे थे। उसने बहुत सारा सोशल साइंसेस का कोर्सेज जो चल रहे हैं उसके बारे में जानकारियां हासिल की और फाइनली उसने दिल्ली यूनिवर्सिटी से और कुछ सोशल ह्यूमैनिटीज में ही किसी सब्जेक्ट के अंदर में उसने बैचलर्स और फिर से एडमिशन लिया, बैचलर्स के फर्स्ट ईयर के अंदर में बैचलर्स के मास्टर्स किया। और अभी वो कहाँ है? अभी वो IIT खड़गपुर में PhD कर रहे हैं। ह्यूमैनिटीज से मास्टर करने के बाद वो रिसर्च कर रही है, एनवायरमेंट कहीं और है, लेकिन उसका सारा रिसर्च जो चल रहा है वो IIT खड़गपुर में चल रहा है, वहीं पे वो रह रही है और PhD खत्म होने वाली है। पोस्ट डॉक्टरल फेलो वो IIT खड़गपुर से करेंगे और उसने सब्जेक्ट क्या लिया है, अभी हाल ही में बैठे हुए सब्जेक्ट क्या है, मनुष्य के जो इमोशंस होते हैं, सैडनेस, एंगर, टेंशन, स्ट्रेस, इसका क्वांटिटेटिव मेजरमेंट कर, उसके लिए वो अपने कैमरा और उसके वो सॉफ्टवेयर AI वो सब करके और उसको मेजरमेंट कर। और उसने मेरे को भी अपने उसने रखा हुआ है सर्वे के लिस्ट में कि आपको भी मैं कहानी सुनाऊंगी, तो एक वीडियो दिखाऊंगी और उस वीडियो के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं तो उसमें आपके मन में क्या इमोशंस आ रहे हैं उसको देख करके उसकी रिकॉर्डिंग होगी और ऐसे वो हजारों सैंपल्स करेंगे और उसके बाद मनुष्य के इमोशंस कब कैसे होते हैं उसको क्वांटिटेटिवली मेजर करेंगे और फिर स्ट्रेस के ऊपर क्या करना चाहिए, टेंशन के ऊपर क्या करना चाहिए, इसके ऊपर तो ऐसे अपने ऊपर भरोसा रखने वाले, अपने रास्ते खुद बनाने वाले, अपने डिसीजन खुद लेने वाले, अपने प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन खुद निकालने वाले ऐसे लोग भी हमारे पास में हमारे देश के अंदर हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा इसकी पूरी मेरी स्टोरी सुनी। ऐसे भी होते हैं। तो हमारे यहाँ जो आप सब लोग यहाँ पर अच्छे इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस के अंदर में हो, तो आप यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर से, यहाँ की फैकल्टी से, यहाँ के
लाइब्रेरी से, इन चीज़ों से आप रूबरू हो गए हैं और आप उसका पूरा फायदा उठा के अपना कर रहे डेवलपमेंट कर रहे। बट एक आपका गोल आपको खुद को डिसाइड करना है, गोल खुद को डिसाइड करना है। आपका भारतवर्ष बहुत अच्छी, जिसको इतनी क्षमता है करने, कोई बहुत बढ़िया आजकल निकलता है ना, वो 50 लाख का पैकेज, 25 लाख का, 75 लाख का पैकेज, 1 करोड़ का पैकेज, जहाँ से जिस कॉलेज से होता है उनको बड़े बड़े एंगेजमेंट निकालते हैं। आज तक हर गॉड के जैसा कैपेबल व्यक्ति बहुत आराम से कर सकता है, लेकिन उसने रास्ता एकदम से अलग चुना है। फाइनली आदमी को टेंशन क्यों होता है, स्ट्रेस क्यों होता है, और कितना स्ट्रेस होने से किस तरीके के उसके रिफ्लेक्ट होते हैं, और उससे कैमरा रिकॉर्डिंग से उसके मेजरमेंट हो सकता है, तो उसका ट्रीटमेंट उसी तरह से किया जा सकता है इस सोशल इशू के ऊपर वो शामिल है। तो अपने गोल ऐसे होने चाहिए जिसमें कि हम ये जो दुनिया है, उस दुनिया की बेहतरी के लिए कुछ काम करें। दुनिया अपने घर में है, एक ही जगह लाइफ है, लाइफ जितनी भी लाइफ है, चाहे वो बैक्टीरिया की लाइफ हो, चाहे वो रेगे की लाइफ हो, चाहे वो हाथी घोड़े की लाइफ हो, चाहे वो ह्यूमन की, चाहे प्लांट्स की लाइफ हो, जितनी भी लाइफ है सबका सब पूरा का पूरा केवल इसी एक धरती के ऊपर है, इसी एक दुनिया के अंदर। ये दुनिया अपना घर है। हम इस धरती को, इस दुनिया को, इस अपने घर की बेहतर बना सकते हैं। हमारे जो पढ़ाई लिखाई है, हम जो कुछ अपने अंदर कैपेसिटी बिल्डिंग कर रहे हैं, उसका फायदा हमारी दुनिया को मिलेगा। ये ध्यान करें। हमारा एनवायरनमेंट आप जानते हैं आजकल बहुत चिंता व्यक्त की जा रही है, बहुत फिक्र हो रही है लोगों को कि हमारा एनवायरनमेंट जो है वो इतना खराब हो रहा है कि धरती का एग्जिस्टेंस खतरे में आ रहा है। हम उसके अंदर में, उस खतरे के अंदर में हम उस खतरे को बढ़ाए, उस खतरे को हटाए। पता है आप सबको प्रॉब्लम्स है नहीं एनवायरनमेंट में, उसके कारण जो अर्थ पे खतरा हो रहा है, मालूम है कि नहीं? क्या मालूम है? क्या गड़बड़ हो रही है? धरती में क्या खतरा है? हमें बहुत ज्यादा इसके साथ अपने को कनेक्ट नहीं करना चाहिए। हमारे जो बहुत सारे कोर्सेज में देखता हूँ, IITs के अंदर में, यूनिवर्सिटीज के अंदर में, इंस्टीट्यूशंस के अंदर में, एमटेक इन एनवायरमेंटल साइंस, एमटेक इन क्लाइमेट चेंज, एमटेक इन ग्लोबल वार्मिंग, ये नए कोर्स फ्लो हो रहे हैं यहाँ पे जो ये नए इधर के सालों के अंदर बहुत सारे जो लोग इंजीनियरिंग कर रहे हैं, जो लोग और किसी फील्ड के अंदर हैं, केमिस्ट्री के लोग हैं, फिजिक्स के लोग हैं, ऐसे लोग अब एनवायरनमेंट के ऊपर स्पेशलाइज्ड कोर्सेज दे रहे हैं, जिसको उसके अंदर में ला रहे हैं। एक बड़ी मुहिम चल रही है। खतरे तो सीरियस है, इसलिए तो ऐसा हो रहा है। अपने को हम दुनिया में रहते हैं, अपने को इस दुनिया के साथ कनेक्ट करके रहते हैं, दुनिया से अलग थलग नहीं। मैं दुनिया से अलग थलग अपनी दुनिया खुद से अलग से बनाऊं। एक छोटी सी 4 दीवारी होगी, वो कितना बड़ा घर बना दोगे भाई? 1000 स्क्वायर फीट का, 2000 का, 5000 का, 10,000 का, कितना बड़ा बनाना? वो बड़ी छोटी सी 4 दीवारी, उसी के अंदर अपनी लग्जरी के सामान इकट्ठे करोगे, उसी के अंदर में आप शोबाजी करोगे, मेरे यहाँ ये है, मेरे यहाँ वो है, ऐसा है, वैसा है, हमारी गाड़ियाँ ऐसी है, हमारे पास हेलीकॉप्टर है, हमारे पास ये है, हमारे पास वो। ये बहुत छोटी सी 4 दीवार और ये बहुत छोटा सा गोल है। हमारी दुनिया, हमारी बड़ी दुनिया है, वो हमारा घर है। उस घर को हमें, उस घर पे अगर कोई प्रॉब्लम्स हो रही, कोई चिंगारी लग गई,
आग लग रही थी तो हम घर के किसी एक कोने के अंदर में बंद होकर के खुश नहीं हो सकते हैं। हम खुश नहीं हो सकते, हमें उस आग को बुझाने का इंतजार करना पड़ता है। हमारा घर बहुत गंदा संदा रहता है, हम चुप नहीं रह सकते, हमें उसको साफ करना पड़ता है। हमारे घर के अंदर बहुत सारे कीटाणु जीवाणु आ गए हैं, हम चुप नहीं रह सकते, करना पड़ता है। हमारे छत के प्लास्टर टूट गए और वहां से चीजें गिर रही हैं तो हमें उसकी मरम्मत करनी पड़ती। हम चुप नहीं, हमारी दुनिया कैसे ये यहाँ पे हमें 1 2 3 4 बोतलें दिखाई पड़ रही हैं पानी की। ये किस लिए रखी है? हाँ, हम यहाँ रखिए, मतलब ये जो लोग बैठे हुए हैं, मैं यही बैठा था, मेरे सामने निकल तो कल्पना थी कि हम उसको खोलेंगे, खोल करके पानी पिएंगे, पानी पी करके उसका ढक्कन खाली बोतल का फिर से बंद कर देंगे। उसके बाद क्या होगा उस बोतल का? उस बोतल का फिर क्या होगा? सर कुछ यूज करते हैं क्या उस बोतलों को? फेंक देते हैं, कहाँ फेंकते हैं सर? अपने घर में फेंकते ना, अपने घर में फेंकते ना। दुनिया मेरा घर है, सारा लाइफ जो है वो दुनिया के अंदर ही बड़ा घर है, बड़ा परिवार है। साइनो बैक्टीरिया से शुरू होकर ह्यूमन तक और प्लांट्स तक घर है ना, घर में तो फेंकते ना। अब बताओ, कूड़ा पहले तो पैदा करा, पहले तो कूड़ा पैदा करा और फिर घर में फेंक दो। ये कूड़ा है, ये कूड़ा इसलिए कूड़ा है कि ये ऐसी चीज है जो धरती के ऊपर बोझ है, ये धरती के ऊपर बोझ है। सुना है ना, धरती पर बोझ पड़ जाता है तो कौन आता है? भगवान आते हैं ना, अल्लाह खुदा भगवान आकर के उस बोझ को हल्का करेगा। ये धरती पे बोझ है। अगर मैं खीरा, टमाटर, ककड़ी, आलू, प्याज खाता हूँ, उसका छिलका फेंक देता है, वो फिर भी पूरा नहीं है, क्योंकि हमारी धरती उसकी मिट्टी बना रही। थोड़े समय में हमारी धरती उसकी मिट्टी बना रही। ये जो हमारा बैक्टीरिया का संसार है वो उसको डिकम्पोज कर करके फाइनली उसका सॉइल बना देता है। वो तो कूड़ा नहीं है, लेकिन ये कूड़ा है, ये प्लास्टिक है। हम कितना कूड़ा फेंक रहे हैं अपने दुनिया के अंदर में, कहाँ जाएगा? अभी हम आ रहे थे तो देखा कि कुछ शायद कुछ डिसमेंटल हुआ है, तो बहुत सारा जो फर्नीचर है, रोज का बिल्डिंग का सामान है, वो रास्ते में ऐसे पड़ा हुआ है, कूड़ा जैसा पड़ा हुआ है। तो आप सोच रहे होंगे ना, आप सब लोग सोच रहे होंगे कि उसको कहीं ठिकाने लगाना है, उसको एनआईटी में थोड़े रहेगा। अपने घर में तो कूड़ा इकट्ठा करके थोड़ी रखता है। और ये जो प्लास्टिक की बोतल है, एक तो प्लास्टिक एक सॉफ्ट मटेरियल होता है और उसके अंदर आप पानी भर के रखोगे 2-3-4 महीने, पता नहीं कब भरा गया था, अभी मेरे को किसी को दिया जा रहा है। ये सवेरे नहीं भरा था ना, इस बोतल में पानी सवेरे तो नहीं भरा था, कल तो नहीं भरा था, परसों तो नहीं भरा था, 1 हफ्ते पहले तो नहीं भरा था, और पता नहीं कहाँ भरा था। अब मेरे को आज पीने को दे रहे थे। इतने दिन अगर पानी प्लास्टिक के दीवार के साथ में कांटेक्ट में रहेगा
तो उस पानी के अंदर में माइक्रो प्लास्टिक के मॉलिक्यूल्स आएंगे। ये केमिकल इंजीनियरिंग वालों की स्टडी है। और कहीं कुछ गर्मी के दिन हो गए, यहाँ तो यार इतनी गर्मी नहीं पड़ती है, लेकिन हमारे नॉर्थ इंडिया में, पटना में, बिहार में, कानपुर में, यूपी में, मध्य प्रदेश में, दिल्ली में, हरियाणा में 50 डिग्री के अराउंड तक 55, 56 हमारी बोतलें 50 डिग्री सेल्सियस पे लग जाएंगी तो वो प्लास्टिक बहुत कुछ सॉफ्ट हो जाएगा और भी ज्यादा उसमें से प्लास्टिक पानी के अंदर में आएगा। हम क्या करेंगे? उसको फ्रिज में रख के ठंडा कर देंगे और फिर पीने को दे देंगे। तो ठंडा करने से उसका प्लास्टिक थोड़ा निकल जाएगा। 50 डिग्री में एक बार अंदर आ गया, उसकी दीवार से हट करके पानी के अंदर में, फिर आप कितना भी ठंडा करते रहो, वो पानी के अंदर ही रहने वाला है। तो मैं अपने हेल्थ को नुकसान कर रहा हूँ। और उसके बाद पीने के बाद बोतल में फेंकूं मैं, तो मैं कूड़ा फैला रहा हूँ दुनिया के अंदर में, जो हमेशा कूड़ा पड़ा रहने वाला है, सदियों तक पड़ा रहने वाला है। वो उसका कुछ नहीं हो सकता, वो कूड़ा ही रहने वाला है। और जब ये बोतल बनी थी, बोतल किस समय बनी, कहाँ बनी? फैक्ट्री में बनी। फैक्ट्री में तो बनती है। तो फैक्ट्री में जब ये बोतल बन रही होगी तो बहुत सारे प्रोसेसेस होंगे इस बोतल को बनने में। इसका रॉ मटेरियल कुछ प्लास्टिक लिया गया होगा, उसको किसी तरह से उसका मोल्ड किया गया होगा, उसके अंदर वो ग्रूव्स बनाए गए होंगे, उसको वो शक्ल दी गई होगी, फिर उसका कैप डिजाइन अलग करके किसी मशीन से हुआ होगा, इसके अंदर चूड़ी बनी होगी। ये सब मशीनों से काम है। और मशीन चलाने के लिए क्या लगती है? बिजली लगती है। मशीनें तो आजकल बिजली से ही चलती है ना सारी की सारी। और बिजली कैसे बनती है? ज्यादातर हिंदुस्तान के अंदर में बिजली किस चीज से बनती है? कोल से बनती है, कोयले से बनती है। तो एक तो अपनी धरती में, अपनी पृथ्वी में लाखों बरस लगा करके कोयला बनाया, लाखों बरस बना करके कोयला बनाया, और अब वो दुकान बंद हो गई, अब वो फैक्ट्री बंद हो गई, अब और कोयला नहीं बनता। जो बन गया सो बन गया। और हम उस कोयले को चला करके खत्म कर दे रहे हैं। किस काम के लिए? कितनी बड़ी नाइंसाफी है। आपके घर में आपकी माँ बहुत मेहनत करके, घंटों लगा करके खड़े होकर के खाना पकाए, और वो हम उसको वेस्ट करते, उसका कूड़ा बना दे और फेंक दे कहीं के ऊपर। कितनी बड़ी नाइंसाफी करना है। और कोयला जब जलता है तो क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। आजकल लोग बड़े कार्बन ऑडिट की बात करते हैं। आप क्या बताइए? जितने बड़े इंस्टीट्यूशन, जितनी बड़ी फैक्ट्रीज, जितने बड़े ऑर्गेनाइजेशंस, आजकल सबके ऊपर लगाम कसी जा रही है, कार्बन ऑडिट कराओ। कार्बन ऑडिट कराने का मतलब कितना कार्बन आपने एटमॉस्फेयर में भेजा कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, और कितना कार्बन आपने उसको फिक्स किया। कार्बन को आपने पेड़ों के अंदर में, या कितना आपने फिक्स किया, कितना आपने एटमॉस्फेयर का कार्बन एब्जॉर्ब कराया, और कितना कार्बन आपने भेजा। ये ऑडिट करते हैं बड़ी बड़ी कंपनियां, जो कि करती है, सारा काम करती है, लेकिन वो पेड़ नहीं लगा सकती है, पेड़ लगाने का नहीं है। तो उनको अपने CSR से किसी से डील करके वहां पे उतना कार्बन एब्जॉर्ब कराना पड़ता है, तब जाके सरकार के यहाँ उनका क्लियरेंस मिलता है कि हाँ ठीक है भैया, आपने इतना कार्बन एमिट किया था, इतना कार्बन आपके कारण से, आपके फंड से कहीं दूसरी जगह पर आकर के एब्जॉर्ब हुआ है। तो कार्बन ऑडिट चल रहा है।
तो हमने कार्बन डाइऑक्साइड बनाया उस बबल को बनाने के चक्कर में, वो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जाता है? एटमॉस्फेयर। जाके क्या करता है? ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज कर तो ग्रीन हाउस गैस कहलाता है ना। कई सारे ग्रीन हाउस गैसेस हैं, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कार्बन डाइऑक्साइड। तो दिन में जब हमारे सूरज चमकता है और धरती के ऊपर धूप आती है तो हमारी धरती गर्म हो जाती है, थोड़ा गर्म हो जाती है धूप आने से, है ना। दिन के अंदर में हमें पहनना नहीं पड़ता ना, फैन वगैरह भी पहनना पड़ता है, जैकेट में पहननी पड़ती है। और जब सूरज दूसरे साइड चला जाता है, रोज में दूसरे साइड चला जाता है, हमारे यहाँ रात, मतलब हमारी धरती फिर से ठंडी होती है, रेडिएट करती है। दिन में गर्म हुई तो फिर रात में उसको रेडिएट, तो बैलेंस बन के रहता है। ऐसा नहीं, अगर बैलेंस नहीं होता तो अगर धूप ही पड़ती रहती और रात को कुछ ना होता, रेडिएट नहीं होता, तो रोज हमारा टेम्परेचर बढ़ता है। तो बड़ा अच्छा बैलेंस बना हुआ है कि रात को रेडिएट करेगा, दिन को धूप पड़ेगी तो गर्म होगा, कुल मिला जुला करके टेम्परेचर ज्यादा नहीं बदलने वाला है। और इसके लिए हमारा कार्बन डाइऑक्साइड बहुत जरूरी उसके अंदर में उसका रोल है, क्योंकि जब ठंडा होने लगता है तो कार्बन डाइऑक्साइड ठंडा नहीं होने देता, हमारे रेडिएशन को रिफ्लेक्ट बैक करता है। लेकिन ऊपर से जब धूप आती है तो वही कार्बन डाइऑक्साइड उसको रोकता नहीं, उसको रिफ्लेक्ट बैक नहीं करता है, क्योंकि वेवलेंथ का डिफरेंस। जो ऊपर से धूप आती है वो कुछ 500-600 नैनोमीटर वेवलेंथ में आती है, तो जो रेडिएशन से जो निकलता है ठंडा होने के क्रम में जो निकलता है अपनी धरती से, वो कुछ 5000-10,000 नैनोमीटर का निकलता है इंफ्रारेड। तो कार्बन डाइऑक्साइड को इंफ्रारेड से प्यार है, इंफ्रारेड को बाहर नहीं जाने देता है, क्रॉस नहीं करने देता है अपना लेवल। लेकिन वो जो 500-600 नैनोमीटर वाला है उससे तो कोई लगाव नहीं, जाना है जाओ, आना है आओ। तो एक बड़ी भूमि है, चंद्रमा के ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, एटमॉस्फेयर नहीं। तो जब धूप पड़ती है तो चंद्रमा की जो सरफेस है जहां धूप पड़ती है उसका टेम्परेचर कितना हो जाता है? अरे अभी चंद्रयान गया, आप लोगों ने तो चंद्रमा को पढ़ावा नहीं किया कि चंद्रमा पर क्या है क्या नहीं है। अरे दुनिया के साथ जुड़ के रहो भैया, ये खाली बीटेक के कोर्स करने से थोड़ी काम करने वाला है। दुनिया के साथ जुड़ के दिन के समय में जब धूप पड़ती है चंद्रमा के सरफेस पे तो उसका एवरेज टेम्परेचर जहां धूप पड़ रही है +130-140 120 डिग्री सेल्सियस, 130 डिग्री सेल्सियस। और उसी जगह पे जब रात हो जाती है तो उतना ही माइनस में चला जाता है, -140, -120, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड, हमारे यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड, हमारा टेम्परेचर दिन में और रात में 10 डिग्री बदलता है, 10 डिग्री के 10-15 डिग्री बदलता है। हम कंफर्टेबली दिन में भी रह सकते हैं और रात में भी रह सकते हैं। ये जो इतना अच्छा बैलेंस है, इतना अच्छा जो हमारा बैलेंस है, अगर हम एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड लेके जाएंगे, अभी मेरे एटमॉस्फेयर में कितने % होता है कार्बन डाइऑक्साइड, ये तो याद होगा सबको, 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड, 0.003। नाइट्रोजन कितना, ऑक्सीजन कितना, तीसरे नंबर पे कौन? अरे नहीं भाई, तीसरे नंबर पे ही वाटर वेपर, बहुत ज्यादा है कार्बन डाइऑक्साइड के मुकाबले, वाटर वेपर बहुत ज्यादा है। अपने नेचर के साथ थोड़ी दोस्ती करो भाई, हवा में सांस तो लेते हो, ऑक्सीजन तो लेते हो, हवा के साथ दोस्ती नहीं की, पता ही नहीं है कि हमारे घर में कौन है, जीजा साला साली कौन है पता नहीं, मालूम नहीं। ऑक्सीजन नाइट्रोजन पता है, उसके बाद की कहानी पता नहीं। अपने नेचर के साथ जुड़ के रहना है, अपनी दुनिया के साथ जुड़ के रहना है। 4.04% का कार्बन डाइऑक्साइड हमारी धरती के टेम्परेचर को कितने अच्छे तरीके से रेगुलेट कर सकता है। आप सोचो
और इसका मतलब कितना सेंसिटिव है, केवल 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड हमारी धरती के टेम्परेचर को अच्छी तरह से मेंटेन करके रखा हुआ है। अगर ये न होगा तो चंद्रमा की तरह दिन में +100 और शाम में रात में -100। अब आप सोचो उस 0.04 का अगर 0.041 हो जाए तो कितना बड़ा इम्बैलेंस हो सकता है। हम जितनी बिजली खर्च करेंगे, चाहे बोतल बनाने में खर्च करें या किसी भी दूसरी मशीन को चलाने में खर्च करें या और किसी तरह से करें, जितना कार्बन डाइऑक्साइड हम एक्स्ट्रा देंगे तो बैलेंस बनेगा। देना लेना दोनों चलता रहता है। हम एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं और एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड हम वापस लेते हैं, दोनों काम हम करते हैं, बैलेंस बना। लेकिन इस बैलेंस से हट करके अगर लाखों की तादाद में हम मशीनें चलाना शुरू करेंगे, बिजली खर्च करना शुरू करेंगे, एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड हम उसमें पंप करना शुरू करेंगे, तो हमारे यहाँ का टेम्परेचर और जो बढ़ रहा है। अब मैं 3-4 दिन पहले ग्राफ देखा, मैंने सोचा चलो देखें कितना ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो कुछ 1800 कुछ ईस्वी से मैंने 10-10 साल का करके और ग्राफ बना के रखा है, आप गूगल कर लेना आपको मिल जाएगा। तो आप शुरुआत में देखोगे 19वीं सेंचुरी में बढ़ रहा है, पर स्लो काफी कम, धीरे धीरे ऐसे बढ़ रहा है, ग्राफ ऐसे बढ़ रहा है। लास्ट 10 इयर्स के अंदर शार्प इंक्रीज हो रहा है, शार्प इंक्रीज हुआ है इस 10 साल के अंदर। इस 10 साल के अंदर हमने बहुत मशीनें बनाई, हमने बहुत बिजली खर्च की है, हमने बहुत कार्बन डाइऑक्साइड बनाया है, हम पेट्रोल जलाते हैं, कारें, हमारी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग हो, इसलिए खूब ज्यादा कारें बिकनी चाहिए, जितना टाटा मोटर्स को फायदा होगा उसके शेयर मार्केट बढ़ेंगे, उतना हम कहते हैं हमारी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है। बहुत सारे जो हम कार मोटरसाइकिल बना रहे हैं, हम उतना पेट्रोल और डीजल चला रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल ही है तो भी हम वो कर रहे हैं, बैटरी से काम कर रहे हैं। वो बैटरी कैसे बनती है, उसकी प्लेट्स कैसे बनती हैं, वो हर जगह कार्बन डाइऑक्साइड हम एक्स्ट्रा प्रोड्यूस कर रहे हैं हर साल, पहले साल से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहे हैं। हम इस बैलेंस को खराब करना शुरू कर चुके हैं, करेंगे वाली बात नहीं है, हो चुका है। पिछले 10 साल के वो ग्राफ है ना, उसका स्लोप आप देखो तो काफी तेजी से बदला है। जो ऐसे चल रहा था वो बिल्कुल ऐसे चल रहा है, उसका स्लोप काफी अच्छा खासा बढ़ा है पिछले 10 साल से। तो आगे के 10 साल में क्या होने वाला है और आगे के 50 साल में क्या होने वाला है, और आपको ज्यादा चिंता होनी चाहिए, हमसे ज्यादा तो आपको चिंता होनी चाहिए। हम कितने दिन रहने वाले हैं, आप मुझसे बहुत ज्यादा दिन रहने वाले हैं, तो आपको फेस करना पड़ेगा या फिर आपके बच्चों को फेस करना पड़ेगा। तो प्रॉब्लम तो आपको ज्यादा है, लेकिन आप उससे तो वाकिफ ही नहीं हो, आप तो उससे वाकिफ ही नहीं है। हमें घंटी बजा के बोलना पड़ रहा है। आप कुछ भी सामान लेते हो ना, कुछ भी सामान लेते हो, आप एक ड्रेस खरीदते, आजकल वो बड़े फैशन डिजाइनिंग का मॉल वो ऑनलाइन बड़ा ढिमाका स्टोर बने हुए हैं, और वो स्टोर बड़े बड़े जो बनते हैं मॉल में बनते हैं, उसमें कल्चर क्या होता है? ऐसा नहीं होता कि हम एक लिस्ट बना के मॉल में जाते हैं कि आज हमें ये 4 चीजें खरीदनी है। हम मॉल में जाते हैं, घूमते हैं, दुकान घूमते, और सब में ये कपड़े की सारी दुकानें यहाँ है, और जूते की सारी दुकानें वहाँ है, और ज्वेलरी की सारी दुकानें वहाँ है। वैसा भी नहीं था मॉल में। एक दुकान होगी एकदम बढ़िया कपड़ों की, उसके बगल में हो जाएगी जूतों की, उसके बगल में हो जाएगी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की, उसके बगल में हो जाएगी टॉयज की, उसके बगल में फिर कपड़े की हो जाएगी। रैंडम है। आपका काम क्या है उस मॉल के अंदर में, एक्सपेक्टेड आपसे क्या है? अगर आप आज के जमाने के लोग हो तो आपका काम है कि आप दुकान देखते घूमो,
जो चीज आपकी आंख को पसंद आ जाए वो चीज आप वहां से खरीदें और ऑफर बने रहे, 2 के साथ 1 फ्री, ये 40% का सेल, ये 20% का सेल। तो आपको वो पंप होता रहता है कि मेरे पैसे कम खर्च हो रहे हैं और बहुत शानदार शानदार चीजें हमारे घर में आ रही। लेकिन जो भी एक शानदार चीज आपके घर में आएगी ना, आप सोचना कितना कार्बन डाइऑक्साइड उसके कारण से हमने हवा में डाला। आप एक टूथब्रश खरीद लो मंजन करने के लिए, एक टूथब्रश खरीद लो, वो भी मशीनों से, और जहां बनता है फैक्ट्री में, आपके घर तक आने के पहले आपके शहर में, हर गांव में तो टूथपेस्ट बनाने, टूथब्रश बनाने की फैक्ट्री नहीं होती है ना, हर कस्बे में तो नहीं होती है, वो कहीं कहीं होगी, वहां से ट्रांसपोर्ट होकर के आएगा और ट्रांसपोर्ट होकर के आने में फिर पेट्रोल चलेगा, फिर वो मार्केट में आए, मार्केट का जो मेंटेनेंस है उसमें जो मैनेजमेंट है उसके अंदर में फिर वो बत्ती चल रही है, वो ट्यूबलाइट चल रही है, वो ये हो रहा है, अलमारी बन रही है, फलाना हो रहा है, वहां पे लगेगा। फिर आप खरीद के लाओ मंजन करने के लिए, फिर आपको मंजन करने के बाद एक सिंक की भी जरूरत है, एक सिंक लगेगा ना जहां आप कुल्ला करोगे, वो भी कहीं बना होगा सेरा का, पता नहीं किसका बढ़िया सुंदर सुंदर, वो भी कहीं बना होगा, आपके यहाँ आकर के लगा होगा, आगे में उसके ऊपर ट्यूबलाइट चल रही होगी, एक मिरर लगा होगा, वो मिरर भी कहीं बना होगा, किसी फैक्ट्री में बना होगा, उसमें भी बिजली खर्च हुई होगी। फिर वो जो टोटी खोलेंगे आप पानी निकालने के लिए, वो जो स्टील की चमचम करती हुई टोटी वहां लगी रहती है, वो भी कहीं बनी होगी, कहीं से ट्रांसपोर्ट हुई होगी, वहां से आपके घर में आई होगी। आपके एक बार टूथब्रश करने में भी कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है। तो टूथब्रश करना कौन कौन कल से बंद कर देंगे क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जा रहा है, उसके कारण सब लोगों को टूथब्रश नहीं करना चाहिए किसी को भी, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जा रहा है। ऐसे होगा क्या? नहीं होगा। डेंटिस्ट लोग बैठे हैं ना कहने के लिए 2-2 बार करो, एक बार सुबह में भी करो और एक बार रात में भी करो, वो करना जरूरी है, नहीं करेंगे तो फिर निकलवाना पड़ेगा दांत। हाँ, दांत निकाल देंगे तो फिर लेक्चर कैसे देंगे? हम बोलेंगे आपको समझ नहीं आएगा दांत निकालने में, हवा निकलेगी और उस हवा के साथ कार्बन डाइऑक्साइड। जो सांस हम छोड़ते हैं, जो सांस हम छोड़ते हैं, ब्रीथ आउट करते हैं, तो कौन सी गैस ब्रीथ आउट करते हैं? सबसे ज्यादा कौन सी गैस होती है जो ब्रीथ आउट करते हैं? उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है। गलत बात। और जो सांस हम लेते हैं उसमें सबसे ज्यादा गैस कौन सी होती है? कौन सी? नाइट्रोजन होती है ना। मेरी नाक में किसी ने भी ऐसा सेंसर फिट नहीं किया है जो कार्बन इसको ऑक्सीजन को सेंस करके अंदर भेज दे और नाइट्रोजन को यहीं से बाहर निकाल दे। है क्या ऐसा कोई सेंसर यहाँ पे? नहीं है ना। हम पूरी की पूरी 78%, 78% नाइट्रोजन को अंदर लेके जाते हैं। तो जब 78% नाइट्रोजन को अंदर लेके जाएंगे तो वो 78% को वापस भी तो निकालना है, नहीं तो हम तो नाइट्रोजन का बड़ा फूल के सिलेंडर बनते जाए। हर ब्रीथिंग करते समय में नाइट्रोजन एक और बाहर निकालते समय में कार्बन डाइऑक्साइड निकालेंगे, नाइट्रोजन नहीं निकालेंगे तो मेरा जो शरीर है वो नाइट्रोजन का टैंक बनता चला जाएगा रोज का रोज। तो हम 78% नाइट्रोजन बाहर निकालते हैं,
हम जो सांस छोड़ते हैं उसमें सबसे ज्यादा जो गैस होती है वो नाइट्रोजन होती है। सेकंड नंबर पे कौन सी है? ऑक्सीजन। जब हमने लिया था तो 21% ऑक्सीजन लिया था। वो हमने उसको केवल मेहमान नवाजी के लिए नहीं लिया था। जो नाइट्रोजन लिया था ना हमने 78%, तो केवल मेहमान नवाजी के लिए लिया था। अगली बार पूरे 78% को हमने टाटा बाटा कर बात फिर से नए मेहमान आ गए। ऑक्सीजन का मामला ऐसा नहीं है। ऑक्सीजन हमारे शरीर में हेमोग्लोबिन के साथ जुड़ करके और ब्लड में मिल करके, स्क्रीन में मिल करके पूरे शरीर के एक एक सेल में पहुंचता है। उससे हमें शक्ति मिलती है, उससे हम काम करते हैं। तो हम 21% लेते हैं ऑक्सीजन, जो हम बाहर बैठते हैं उसमें ऑक्सीजन होता है क्या? कितना? 17%। 21% लेते हैं, 4% यूज करते हैं, 17% है रेस्पेक्टिवली वापस भेज देते हैं बात। और जो 4% की हमारी कमी हुई है ऑक्सीजन में, वही 4% कार्बन डाइऑक्साइड मेरा शरीर प्रोड्यूस करके निकाल सकता है। तो हम सांस लेते हैं उसमें 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड, और जब हम सांस छोड़ते हैं उसमें 4% कार्बन डाइऑक्साइड निकालते। हर सांस लेने छोड़ने में हम एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड। घर में खाना कैसे बनता है? किस ईंधन क्या होता है? फ्यूल क्या यूज करते हैं? एलपीजी, मोस्टली एलपीजी। मोस्टली आजकल पीएनजी शुरू हुई है, लेकिन पीएनजी हो या एलपीजी, वो सब हाइड्रोकार्बन है। वो सब हाइड्रोकार्बन है। CnH2n+2 टाइप के हाइड्रोकार्बन है। एलपीजी में प्रोपेन और ब्यूटेन, वो जब हम जलाते हैं अपने किचन के अंदर में, तो जलाने के लिए कौन सी गैस कंज्यूम होती है? ऑक्सीजन कंज्यूम होती है। और बनता क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। 1-1.5 घंटे सवेरे ब्रेकफास्ट बनाते समय, 2-2.5 घंटे लंच बनाते समय, 2-2.5 घंटे डिनर बनाते समय, हर घर में कार्बन डाइऑक्साइड हो रहा है और वो एटमॉस्फेयर में जा रहा है। तो क्या हम खाना बनाना कल से बंद कर देंगे? पेड़ों में से तोड़ तोड़ करके एप्पल खाएंगे केवल? ऐसा करने वाले हैं क्या हम पूरे हिंदुस्तान के अंदर में? हम नहीं करते। हम खाना बनाएंगे, हम एलपीजी पीएनजी जलाएंगे और हम कार्बन डाइऑक्साइड भेजेंगे, इसलिए कि वो हमारी एसेंशियल जरूरत है। वो हमें जिंदा रहने के लिए हमारी एसेंशियल जरूरत है। हम टूथब्रश करेंगे क्योंकि वो हमारी एसेंशियल जरूरत है। और हमारी धरती हजारों साल से इस एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड जो ह्यूमन पॉपुलेशन और प्लांट पॉपुलेशन भेजता है और एनिमल वर्ल्ड भेजता है, उसको बैलेंसिंग कर लेती है। वो प्लांट्स के द्वारा जो फोटोसिंथेसिस हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, कार्बन फिक्सेशन हो रहा है, ये हमारे द्वारा डाला हुआ कार्बन डाइऑक्साइड में बैलेंस चल रहा है। लेकिन अब वो बैलेंस नहीं कर पा रही है। मेरा स्लोप बढ़ गया, टेम्परेचर वर्सेस ईयर का स्लोप अब वो बैलेंस नहीं कर पा रही है। अब हमें बहुत सतर्क रहना पड़ेगा, हमें बहुत कॉशियस रहना पड़ेगा। एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड नहीं डालना है। जितना निहायत जरूरी है अपने एग्जिस्टेंस के लिए, उतने ही कार्बन डाइऑक्साइड डालना है। वो फालतू का अपने से सजाने के लिए, सामान सजाने के लिए और अच्छा खूबसूरत और एक ड्रेस हम पहनते हैं
धो धाते करो तो हफ्ते भर के अंदर में कितने 4-5 ड्रेसेस में काम चला सकते हैं। 40-50 ड्रेसेस नहीं चाहिए। मेरे वार्डरोब के अंदर में, मेरी अलमारी के अंदर मैंने काउंट किया था कुछ महीनों पहले, ये कुर्ते पजामे और टी शर्ट और जीन्स करीब 45 सेट्स थे। सेट्स ऊपर का नीचे 45 सेट्स थे। इतना मैंने जमा करके रखा हुआ और वो कैसे जमा हो गया? मैंने पिछले 10 साल में एक भी कुर्ते का कपड़ा नहीं खरीदा है, एक भी पजामे का कपड़ा नहीं खरीदा है, एक भी टी शर्ट नहीं खरीदी है और एक भी जीन्स नहीं खरीदी है। जब हम एक भी कह रहे तो थोड़ा मार्जिन दे देना, 10 साल का मामला है, शायद 8-10 खरीदी होंगी, शायद 8-10 खरीदी होंगी। लोग मुझे जब बुलाते हैं ना भाषण देने के लिए, तो मुझे गिफ्ट दिया, रिटर्न गिफ्ट, वो रिटर्न गिफ्ट से मेरी अलमारी भरी है, वो रिटर्न गिफ्ट से मेरी अलमारी भरी है। मेरे यहाँ वॉशिंग मशीन, मेरे यहाँ रेफ्रिजरेटर नहीं, हम ठंडा पानी नहीं पीते, हम जैसा पानी नल में आता है वो पीते। हम यहाँ, मेरे घर में फिल्टर नहीं, जो जमीन से पानी मिलता है हम पीते। वो एक्वागार्ड, आरओ, एक गिलास पानी निकालो तो 2 गिलास फेंको, थोड़ा खाओ थोड़ा फेंको। मेरे यहाँ नहीं है, मेरे यहाँ जितना पानी निकालते हम सब इस्तेमाल करते, फेंकते नहीं। जो फेंकने वाला पानी होता है वो नहीं फेंकते हैं। हमारे घर का एक बूंद पानी हमारे घर के कैंपस से बाहर नाली में नहीं जाता। हमने सारा वाटर मैनेजमेंट ऐसा करा हुआ है, कुछ करने का जरूरत नहीं है, कोई वहां बड़े मशीन लगाने की जरूरत नहीं है। हमने जब घर बनाया तो जो रेशियो रखा कि मेरी कच्ची जमीन कितनी है और मेरी बाकी जमीन कितनी है, वो रेशियो काम नहीं है। मेरी कच्ची जमीन से बारिश का पानी जो है वो नीचे चला जाता है, जो हमारे टॉयलेट का, जो हमारे नहाने धोने का, साबुन का पानी निकलता है, वो जिसमें वो उसके टैंक बनाया, सेप्टिक टैंक, बड़ी सिंपल सी टेक्नोलॉजी है। उसमें कुछ अपना 3 जगह उसका खाना बना करके उसको ऐसे वैसे कनेक्ट कर दिया और थोड़ी सी बैक्टीरिया ला करके उसके अंदर में डाल, और वो बैक्टीरिया उसके पानी को शुद्ध करके 3 चैम्बर्स में से गुजार करके जब निकालते हैं तो मेरे इरिगेशन का काम इससे होता है। मेरे यहाँ फलों के पेड़ हैं, मेरे यहाँ शरीफे के पेड़ हैं, मेरे यहाँ बेल के पेड़ हैं, मेरे यहाँ अमरूद के पेड़ हैं, मेरे यहाँ आम के पेड़ हैं, तो कई तरह के पेड़ मेरे यहाँ हैं फलों के। फिर हम कुछ सब्जियां उगाते हैं और कुछ चीजें, गाय है तो उसके लिए हम खाना उगाते हैं। उस इरिगेशन में वो पानी इस्तेमाल हो जाता है और जो पानी बरसने वाला पानी होता है वो हम जमीन पर तरह ऐसे ही चला जाता है, कभी चला जाता है, ज्यादा हमें मेहनत नहीं करना पड़ता है। मेरे घर का वाटर टेबल पिछले 10 साल में नीचे नहीं गया। 10 साल पहले मैंने बोरिंग बनाई थी 2014, 100 फीट पे, उसी से पानी पहले निकलता था, उसी से पानी आज भी निकलता है। और मेरे घर के आसपास जो मेरा मोहल्ला है उसमें किसी घर को नई बोरिंग कराने की जरूरत नहीं पड़ी है। और मेरे घर से आप 1-2 किलोमीटर दूर चले जाओगे, तमाम लोगों को का पानी आना बंद हो गया। वहां से तमाम लोगों को नई बोरिंग को 160 फीट 180 फीट पे ले जानी पड़ी है। थोड़ा सा सतर्क रहना है, टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड का स्लोप टेढ़ा हो गया है, टेम्परेचर बढ़ गया है, पैनिक होने का जरूरत नहीं, लेकिन कॉशियस होने की जरूरत है। जरूरतों को कम करना, जिस चीज के बिना हम काम चला सकते हैं उस चीज के बिना ही हम काम चलाएंगे। मेरे मच्छर बहुत है, आपके नाइटी में एक भी मच्छर नहीं काटा है। आई एम नॉट फीलिंग होमली। मेरे यहाँ मच्छर बहुत होते हैं।
के लिए बहुत सारी इंडस्ट्री चलती है, मोर्टिन, गुड नाइट, सब क्या क्या ऑल आउट चलता है, तो लगा दें प्लग के अंदर में। अब वो भी तो जिसने बनाई होगी उसने कार्बन डाइऑक्साइड डाला होगा ना, मैं उसमें भागीदार नहीं होना चाहता। तो मैं मच्छरदानी लगा के सोचना, वो गुड नाइट का इस्तेमाल नहीं करता हो। मच्छरदानी एक बार ले ली जाती है तो सालों तक चलती है, थोड़ा बहुत कार्बन डाइऑक्साइड जरूर उसमें भी बना होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो एक हफ्ते में ऑर्डर खत्म हो गया, उसका डब्बा अपने को क्या लगा। तो एक बहुत ही अच्छी बात है, मेरे मन को सुकून होता है। ये गुड नाइट जो है मच्छरों को भगाती है ना, या जो भी आपका वो रिपेलेंट है, तो डेफिनेटली वो मच्छरों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। मैं मच्छरों का स्वास्थ्य खराब नहीं करता, मैं मच्छरदानी लगा करके और वो केमिकल रिपेलेंट्स नहीं इस्तेमाल करके मच्छरों के स्वास्थ्य की चिंता कर रहा हूं। भैया बाल थोड़े लंबे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि मुझे भी देख के सीटी मारा। तो हाँ ठीक है, तो इसको इस चैप्टर को मैं यहाँ पे यूज करता हूँ आपके लिए सोचने के लिए छोड़ा करने। नेचर के बारे में जानकारी इकट्ठी करो। हवा में रहते हैं तो हवा के बारे में जानकारी इकट्ठी करो। पानी का इस्तेमाल करते हैं तो पानी के बारे में जानकारी इस्तेमाल करो। मिट्टी का खेत का इस्तेमाल करते हैं तो उसके बारे में जानकारी करो। उससे दोस्ती बढ़ाओ, प्यार बढ़ाओ, उससे प्यार बढ़ाओ, अपनी जरूरतों को सादे जीवन। IIT बॉम्बे में प्रोफेसर साहब हैं चेतन सिंह सोलंकी, उन्होंने प्रेस किए हुए कपड़े पहनना बंद कर दिया। तो मतलब प्रेस नहीं करेंगे तो क्या होगा? काहे को प्रेस करने की बिजली खर्च करें? बिजली खर्च करने से कार्बन डाइऑक्साइड। पिछले 4.5 साल से उन्होंने कपड़ों पे प्रेस करना बंद कर दिया है। उनकी 2 बेटियां हैं, अभी छोटी है, 17 साल में उनकी शादी की उम्र होगी। आज से उन्होंने डिक्लेयर करके रखा हुआ है, अभी से मेरी बेटियों की शादी में इन्विटेशन कार्ड उन्हीं को जाएगा जो ये प्रॉमिस करेंगे कि वो शादी में बिना प्रेस किए हुए कपड़े पहनेंगे। दुनिया हमारी है, दुनिया हमारा घर है, उसमें हम कूड़े जमा नहीं करेंगे, उसको हम नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, नहीं पहुंचने देंगे। हम ग्लोबल टेम्परेचर नहीं बढ़ने देंगे। ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ेगा तो इससे ज़्यादा पिघलेंगे, जितना एनवायरमेंट इसमें अभी है उससे ज़्यादा पिघलेंगे। ज़्यादा पिघलेंगे तो नदियों में बाढ़ आएगी, समुद्र में उफान आएगा, समुद्र का जो लेवल है वो भी बढ़ रहा है, वो भी बढ़ रहा है। समुद्र का लेवल बढ़ेगा थोड़ा सा तो कितना हमारा पॉपुलेशन उसके अंदर मुश्किल हो जाएगा, बहुत कुछ होने वाला है। आप इसका थोड़ा ओपन करिए। मेरा ही ये मेरा ले लियो, मेरा ही है। किसी भी ब्रांच में ठीक है। दुनिया सबकी है और एक ही दुनिया, सबकी एक ही दुनिया, उसका आप ख्याल रखना, ये करना। ओके, तो ये हमारी तरफ से मैसेज। किताब की चर्चा कर रहे हैं तो मैं एक आपको बता दूं, शायद आपको पता होगा कि कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स के बाद एक +2 के लेवल के ऊपर या थोड़ा सा आगे फर्स्ट ईयर या यूजी के लेवल पर एक नई किताब मैंने लिखी है पिछले 3 साल मेहनत करके, इसी फरवरी में वो पब्लिश हुई है, मार्केट में आई है। उसका नाम है कैलकुलस द प्रिंसेस ऑफ मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स अपने आप में बहुत खूबसूरत चीज है और उसकी प्रिंसेस है तो वो और भी खूबसूरत है। कैलकुलस द प्रिंसेस ऑफ मैथमेटिक्स
ये किताब पूरी आई आपकी जानकारी के लिए जो बता रहा हूँ मैं, आपको मर्जी होगी तो आप जरूर उसको ऑनलाइन खरीद लीजिएगा और पढ़िएगा, देखिएगा, पढ़िएगा, अच्छा लगेगा आपको। तो विद दिस मैं अपना टूल कर रहा हूँ, अब आपके अगर मुझे आए Raise your hands if you have any question. Good evening, sir. My name is Panish Pawar, and I want to ask a question that you said that groundwater जो होता है that you use for your daily life, okay? But nowadays people say like groundwater is also not a good quality of that. We have to purify it because it's polluted. So how can we do that? How you to use that groundwater? हाँ, आप उसको ना एक रिलायबल लेबोरेटरी में अपने पानी को टेस्ट करें। जिनको बेचना है ना अपना प्रोडक्ट, वो जो आपके सामने टेस्ट करके कहते देखो कितना गंदा आपका पानी था, वो रिलाई होता है। अगर आपका पानी सचमुच गड़बड़ है, उसमें आर्सेनिक है, उसमें और इस तरह के नुकसान देने वाले एलिमेंट्स हैं, तो आप जरूर यूज करना। जो मेरे लिए जरूरी है वो आप यूज करना, लेकिन मेरे लिए जो जरूरी नहीं है उसको नहीं करना। और एडवर्टीजमेंट वालों के चक्कर में मत फंसना। एडवर्टीजमेंट करने वाले पता नहीं क्या क्या कोई कहते हैं एडवर्टीजमेंट के बारे में। तो जिनको वो मशीन बेचनी है ना अपनी, उनके टेस्टिंग पे मत जाना। आपका जो इलाका है उस इलाके का पानी आप टेस्ट कर पाए ना, आजकल बहुत सारी फैसिलिटीज है, यहाँ भी होंगी मेरे ख्याल से वाटर टेस्टिंग है। हाँ, उसको आप कराओ, फिर आपको अगर नजर आए कि हाँ मेरे को फिल्टरेशन की जरूरत है, आप जरूर करो, शौक से करो, और अगर नहीं है तो नहीं करो। प्लस आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हो, आप ऐसे रिसर्च करो कि पानी का फिल्टरेशन बिना बिजली के, आप उसके ऊपर रिसर्च करो 2 साल में, 4 साल में, 5 साल में, कम अप विद दैट प्रोडक्ट जो उन सारे टॉक्सिक एलिमेंट्स को, हेवी मेटल एलिमेंट्स को, कैडमियम को, आर्सेनिक को फिल्टर आउट कर सके, लेकिन उसके अंदर बिजली का खर्च नहीं। रिसर्च का ये तो मतलब होता है। आप टेकअप करो ये प्रोजेक्ट, आप किसी भी ब्रांच में रहो, आप टेकअप करो इस तरह के पर्सनल एजेंडा भी होना चाहिए। जो डिपार्टमेंट देता है ये करना है, वो करना है, ये असाइनमेंट है, ये इम्तिहान है, ये पीजीटी का प्रोजेक्ट है, ये करना है। जो मैंडेट आपको इंस्टीट्यूशन देता है, वो इंस्टीट्यूशन का एजेंडा है, उसको आपको पूरा करना है। ऑन टॉप ऑफ आप अपना खुद का एक एजेंडा लेकर पैरेलल में ये जो यहाँ पर फैसिलिटीज है, टेस्टिंग की फैसिलिटीज है, मैन्युफैक्चरिंग की फैसिलिटीज है, उनका फायदा उठाओ। जब तक आप यहाँ हो पिछली ईयर में आपको जब तक यहाँ हो कम से समथिंग ऑफ योर ओन, जो प्रोडक्ट आपके दुनिया के लिए फायदेमंद आपको करता है। लेकिन आपके प्रश्न के लिए आप पहले इंश्योर हो कि मेरा पानी कैसा है। क्वालिटी टेस्टिंग की आपने बात की, तो ये नॉर्मल अगर देखिए सोसाइटी में तो ये पॉसिबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं बिहार की हूँ, तो यूपी, बिहार, झारखंड की बहुत सारी न्यूज़ में मैंने देखा था कि आई थिंक 5 साल पहले तक की न्यूज़ का मैं बताऊँ आपको, तो बहुत सारी मीडिया ने बहुत सारी जगहों का लाइक इंफॉर्मेशन दी कि चापाकल से समथिंग एल्स वाटर नहीं, कुछ और आता है। तो इन दैट केस फॉर नॉर्मल सोसाइटी इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डू टेस्टिंग एंड ऑल थिंग्स। वो तो नहीं जा पाएंगे रेडी पटना और वॉटर दे शुड हैव। लेकिन वो जो कुछ और आ रहा है ना, जिसको आप फिल्टर कर रहे हो, उससे भी ज्यादा कुछ और आगे 10 साल में तो क्या कर लोगे? अभी जो कुछ और आ रहा है चापाकल से, अगर हमने एक्शंस नहीं किए, अगर हमने कूड़ा फैलाया, वेस्ट फैलाया, अगर हमने पेस्टिसाइड का उपयोग किया, आपको पता है नॉर्थ पोल पे जो बर्फ है उसके जो सैंपल्स है उसमें पेस्टिसाइड मिल रहे हैं।
नॉर्थ पोल पे ना कोई पॉपुलेशन रहता है, न कोई फार्मिंग होती है, न कोई एग्रीकल्चर होता है। वहां के सेंटर में भी पेस्टिसाइड, तो एक जगह का पेस्टिसाइड यूज किया हुआ कहां कहां नहीं पहुंच जाता है बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक फैक्टर्स। तो अगर हम ऐसे ही बेखौफ रहेंगे और बेरहम रहेंगे दुनिया के लिए, ये पेस्टिसाइड जब नीचे पानी में जाएगा वहां उसमें मिलेगा, और पता नहीं कौन कौन से जो हम चीजें कर रहे हैं यहाँ के ऊपर धरती के साथ जो अन्याय कर रहे हैं, 10 साल के बाद जो पानी आने वाला है वो फिर फिल्टरों से भी संभालने वाला नहीं। तो अभी आपको जो जरूरी है वो आप करें, लेकिन जरूरतों को कम करना और ऐसी चीजों को हाथ नहीं लगाना जिससे कि धरती को नुकसान हो, उसको हाथ नहीं लगाना। चाहे बड़े उसके कारण से हमें तकलीफ, लेकिन अपने एक्सिस्टेंस के लिए हमें जो बहुत जरूरी है उसको करना। ये एक आप फॉर्मूला लेकर के चलोगे और प्लस रिसर्च करना, प्लस रिसर्च करोगे कि कैसे इसको हम रिवर्स करेंगे, टेक्नोलॉजी को कैसे हम इस्तेमाल करेंगे, कैसे हम नए प्रोडक्ट्स बनाएंगे, ये सारे काम करेंगे तब हम सकते। और बेटा कोई वी आर कंक्लूडिंग इट, या कम अप। सर मेरा प्रश्न ये है कि आप बताएं पानी में प्लास्टिक फैल गया है, बोला जाता है जूम कर फोटो फट जाएगी ना, प्लास्टिक ना हो उसको रिवर्स करके कुछ काम तो उसका काम हो जाएगा। माइक्रो प्लास्टिक को ऑटो पे कर ले। समुद्र से निकाला जा सकता है, ठीक है, तो रिसर्च करने को कह रहा हूँ मैं। आप लोग इतने अच्छी जेई पास करके आए, हमने तो कभी जेई पास करी नहीं, हमने तो कभी जेई भी पास नहीं करी। आप लोग इंजीनियरिंग आप किस ब्रांच में हो? सर इसी में इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। यस सर। हाँ, तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स के मास्टर हो, कम्युनिकेशन के मास्टर हो, जेई करके आए हो, तो आप निकालोगे ना रास्ते। सीरियसली आप मतलब अपना एक प्रोजेक्ट तय करो, एनवायरमेंट फ्रेंडली, उस पर काम करो, रिसर्च करो, कम आउट विद सॉल्यूशन। थोड़ा सा आप देखिए सर, आप देखिए, आप हमेशा नहीं देखते। हेलो सर, माय नेम इज सुभाष कुमार गोर लागै छी, आई एम फ्रॉम मिथिला बिहार। सर मेरा क्वेश्चन क्वांटम है सर, पूछ सकता हूँ? क्वांटम में? हाँ, क्वांटम मैकेनिक्स से। आप पूछ लो, आप उत्तर देगा ना। सर जैसे यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन जो पास करके या जो वेव पास करते हैं बोथ स्लिट से, बट जब हम एक डिटेक्टर लगा देते हैं तो एक ही स्लिट से पास करते हैं हमेशा के लिए, तो इलेक्ट्रॉन को कैसे पता चलता है इट इज हैज बीन ऑब्जर्व्ड और नॉट? ये तो कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है। जब आप उसको ऑब्जर्व करने के कोई इंस्ट्रूमेंट लगाओगे ना, वो इंस्ट्रूमेंट इलेक्ट्रॉन के साथ कुछ इंटरेक्ट करेगा ना, नहीं करेगा तो आपको कैसे पता चलेगा कि एक स्लिट से जा रहा है कि दो स्लिट से जा रहा है? तो आप इंस्ट्रूमेंट लगाओगे उसको टेस्ट करने के लिए, वो इलेक्ट्रॉन को पता है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को डिस्टर्ब कर रहा है, तभी आपको भी पता चल रहा है। आप जब तक इलेक्ट्रॉन को छेड़ोगे नहीं तब तक आपको भी क्या पता चलने वाला है कि कुछ हुआ। तो आप ही तो उसको संदेश दे रहे हो, देखो मैंने डिटेक्टर लगाया, मैं काउंट कर रहा हूँ, तो इलेक्ट्रॉन को पता हो गया कि उसकी काउंटिंग चल रही है। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। राधे राधे सर। एंड इट्स अ ग्रेट ऑनर फॉर ऑल ऑफ अस कि जिनकी किताबें पढ़ के हम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं वो आज हमारे सामने है। मेरा क्वेश्चन ये है, तो मेरा
क्वेश्चन ये है कि बहुत से टीचर्स बोलते हैं कि मैथमेटिक्स जो है वन ऑफ द चैलेंजिंग सब्जेक्ट है, आपका फिजिक्स ही क्यों मींस इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट रहा, मैथमेटिक्स क्यों? मैथमेटिक्स चैलेंजिंग था ना। देखिए मैथमेटिक्स से जो मेरा रिश्ता है वो इतना मजबूत है, इतना मजबूत जोड़ है कि हमने आज की तारीख के अंदर जैसे आपको बताया मैथमेटिक्स की किताब लिखी, कैलकुलस, डिफरेंसेस ऑफ मैथमेटिक्स, और ये 3 साल किताब लिख करके मैंने इतना खुशी मेरे को मिली है। वो मैथमेटिक्स की किताब लिखने में मैंने इतना सब कुछ रिवील किया है, अपने आप को भी रिवील किया है और कैलकुलस को भी रिवील किया है कि मैं बहुत एम्पावर्ड फील कर रहा हूँ आज की तारीख में। तो मेरा मैथमेटिक्स से भी रिश्ता बहुत अच्छा है, फिजिक्स से भी रिश्ता बहुत अच्छा है। अगर हमने मैथमेटिक्स में ही आगे करियर बनाया होता तो आप हमसे ये सवाल पूछते कि मैथमेटिक्स क्यों लिया, I love physics. फिजिक्स क्यों नहीं लिया, तो एक ही लेना था ना, एक ही में आगे बढ़ना था। उतना नहीं था मेरे पास लगभग से 2 नावें एक साथ चला पाते, एक ही नाव की तरह करना था मुझे, तो मैंने फिजिक्स लिया। इसलिए अब आपको बताता हूँ, थैंक यू। मैं आपको हकीकत अब बता रहा हूँ, आपके क्वेश्चन का जवाब अब आ रहा है, अभी तक तो कहानियां बता रहे थे। मैंने फिजिक्स इसलिए लिया कि फिजिक्स के अंदर में मुझे बहुत सारा मैथमेटिक्स करने की अपॉर्चुनिटी दिखाई, इसलिए मैंने। नमस्कार सर, मैं प्रतीक बासी। आपसे एक सवाल था कि आपका क्या विचार है अभी जो करंट में जो एजुकेशन सिस्टम चल रहा है, आपके मतलब जैसा एजुकेशन सिस्टम है हमारा, उसके बेसिस पर अगर हम पढ़ाई करते हैं तो हमारे अंदर वो क्यूरियोसिटी नहीं आता जिसके चलते हम रिसर्च कर सकें। ना ही वैसा आपके NIT में हो, चाहे कहीं भी कॉलेज में हो, चाहे पहले भी हो, वैसे करिकुलम है ही नहीं जो प्रैक्टिकल बेसिस पे हम नॉलेज ले सके हैं। तो आप कैसे कह सकते हैं, मतलब आपके क्या विचार है इस पर? मेरे विचार नहीं है, मेरे आचार है। आचार होते हैं जब आप कुछ एक्शन करते हैं, तब आचार और विचार करते हैं, विचार आते हैं फिर आप आचार करते हैं। हम लोग पिछले बहुत से सालों से ये कोशिश में है कि हमारे जो स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूशंस, यूनिवर्सिटीज का एजुकेशन है वो और मीनिंगफुल, अभी भी मीनिंगफुल, अभी भी बहुत अच्छा मीनिंगफुल है। अगर नहीं होता तो हम सारी दुनिया के अंदर में अपनी साइंस का, अपनी टेक्नोलॉजी का और अपनी IT का डंका नहीं बना सकते। अपना सिस्टम अभी भी बहुत अच्छा, लेकिन जितना बड़ा हमारा देश है, हमारा मुल्क है 140 करोड़ का, उसके हिसाब से ये नंबर बहुत कम। जैसे आप कह रहे बहुत सारे स्टूडेंट्स में क्यूरियोसिटी, क्वेश्चनिंग नहीं आ पाती है, वो फैक्ट। और हम लोग इसकी मुहिम चला रहे हैं पिछले बहुत सारे सालों से, और आपको इतने सालों से मुहिम चला रहे हैं तो कुछ रिजल्ट निकला क्या? निकला तो है, लेकिन हम लोग एक साइंटिस्ट के तरह हम चीजें क्रिएट करते हैं, हम नए मॉडल्स, नई थ्योरीज, नए प्रोसेसेस क्रिएट करते हैं, लेकिन उसका जो क्या बोलते हैं, कौन सा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है, पूरी जनता के अंदर में वो जाए, वो कुछ अलग बात है। तो मैं और प्लस हमारे साथ जो काम करने वाले लोग हैं, आपके कश्मीर के अंदर में जो साइंस कम्युनिकेटर्स नेटवर्क है, अपने यहाँ इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजिक्स टीचर्स हैं, उन सबके प्लेटफॉर्म के तले, बैनर के तले हम लोगों ने बहुत सारे ऐसे इम्तहान के मॉडल्स निकाले हैं हमने, जिसमें इम्तहान देने वाले बच्चे का हम ग्रेडिंग करते हैं, तो उनको हम प्राइजेस देते हैं, हम स्कॉलरशिप देते हैं। मेरे यहाँ अगर कोई भी बच्चा 50,000 बच्चे अपेयर हो जाए और हम 3 को स्कॉलरशिप दें, तब भी मेरे यहाँ कोई भी बच्चा फ्रस्ट्रेट नहीं होता, डिप्रेस नहीं होता। सबको लगता है कि किसी ऊपर चला जाए वहाँ से सर से मतलब पूरा सारे स्टूडेंट्स और वो जो एंजॉयमेंट है लर्निंग का,
तो किसी को भी कोई स्ट्रेस नहीं देता, किसी को कोई टेंशन नहीं देता, कहां हो जाता है, रीडिंग हो जाती है, तो सारे बच्चों का एम्पावरमेंट हो जाता है, क्योंकि सारे बच्चे कुछ ना कुछ नया सीख करके जाते हैं और वो फील करते हैं कि उन्होंने कुछ नया सीखा है। तो हम इस तरह के एजुकेशन के सिस्टम में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं और वो एक्सपेरिमेंट्स हमारे अच्छे चल रहे हैं, अच्छे रिजल्ट्स चल रहे हैं, हम अपनी तरफ से बहुत स्प्रेड कर रहे हैं। यहाँ भी जो मैं आज कश्मीर में यहाँ इस समय खड़ा हूँ, यहाँ आने के ठीक पहले मैं यहाँ जो SSC-ERT है, जो एजुकेशन गवर्नमेंट एजुकेशन स्कूल एजुकेशन की संस्था है, वहाँ पे सवेरे 10 बजे से और शाम को 4 बजे तक 6 घंटे उनके जो गवर्नमेंट स्कूल के जो टीचर्स थे, फिजिक्स टीचर्स को हमने कहा था कि फिजिक्स टीचर्स के साथ हम गुफ्तगू करेंगे और उनसे बातें करेंगे और इन सब इश्यूज के ऊपर जो आप उठा रहे हो उनसे बातें करेंगे और उनके साथ में विचार साझा करेंगे। तो आए बहुत सारे 9,060 टीचर, लेकिन मुझे वहाँ भी पता चला कि वहाँ बहुत सारे केमिस्ट्री के शिक्षक भी बैठे हैं, बायोलॉजी के शिक्षक भी बैठे हुए हैं, नृत्य लगा क्योंकि उनको मुझसे मिलना था, हम इसके लिए तैयार नहीं थे, नहीं तो बहुत सारे केमिस्ट्री बायोलॉजी में पढ़ के जाते हैं। और कल भी मैं फिर जाना और वो शिक्षकों के साथ कल भी मैं 10 बजे से 4 बजे तक वहाँ टाइम बिताऊंगा। उनके साथ मैंने एक्सपेरिमेंट्स किए, उनको एक्सपेरिमेंट्स कराए, उनके साथ हमने थ्योरी डिस्कस की, क्लासरूम डिलीवरी कैसी होनी चाहिए वो की, और टेक्स्ट बुक का सिलेबस पढ़ाने पे कितना फोकस और बच्चों के दिमाग को सोचने के लिए ट्रेन करने का, इंस्पायर करने का, उसके ऊपर कितना फोकस क्लासरूम में हो, इन सारी बातों पे हमने आज किया है और कल भी करेंगे। हम अपनी तरफ से कर रहे हैं, बट ये स्मॉल स्केल होगा, ये एक मॉडल क्रिएशन होगा, इस मॉडल का अप स्केलिंग करना ये फिर दूसरे लोगों का काम। ओके, तो कंक्लूड इट सर, आपने थैंक यू वेरी